स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन एंड इट्स फ्रीक्वेंसीज, सामान्य कंपन विधाएं एवं उनकी आवृत्तियाँ। पिछली बार हमने पढ़ा था युग्मित दोलक की गति को प्रदर्शित करने के लिए हमने x तथा y निर्देशांक चयन किए थे और इनको हम सामान्य निर्देशांक कहते हैं। साधारणतः किसी भी युग्मित निकाय के सामान्य निर्देशांक वे प्रचाल होते हैं जिनके रूप में हम निकाय के समीकरणों को ऐसे नियत गुणांक वाले रेखीय अवकल समीकरणों के सेट के रूप में प्रदर्शित करते हैं, जिसमें प्रत्येक समीकरण में सिर्फ एक ही परतंत्र चर होता है, अर्थात डिपेंडेंट जो पैरामीटर है वो एक ही होता है। उदाहरण के लिए हमने कैपिटल X इक्वल टू x1 प्लस x2 तथा y इक्वल टू x1 माइनस y इक्वल टू x1 माइनस x2 निर्देशांक लिए थे। समीकरण 11 और 12 में जो सामान्य निर्देशांकों के रूप में युग्मित दोलक की गति को प्रदर्शित करते हैं, उनमें केवल एक ही परतंत्र चर होता है, x। यदि युग्मित निकाय के प्रत्येक सामान्य निर्देशांक से संबंधित सरल आवर्त गति को उस निकाय की सामान्य कंपन विधा या सामान्य विधा कहते हैं। सामान्य विधा की अपनी विशिष्ट आवृत्ति होती है और इसको हम नॉर्मल मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। दो युग्मित सरल आवर्ती दोलकों की दो कंपन विधाएं होगी। एक कंपन विधा सामान्य निर्देशांक x की तथा दूसरी कंपन विधा y से संबंधित होती है। जब दोनों चालकों को उनकी सामान्य स्थिति से एक ही दिशा में विस्थापित करके छोड़ा जाता है, जैसा कि हमने पिछले उसमें बताया था कि दोनों एक ही दिशा में विस्थापित होते हैं, तो प्रत्येक दोलक अपनी प्राकृतिक आवृत्ति के समान ही सरल आवर्त गति करेगा तथा वे हमेशा एक ही काला में रहेंगे। यह स्थिति युग्मित दोलक की प्रथम सामान्य विधा होती है और इससे संबंधित आवृत्ति प्रथम सामान्य विधा कहलाती है। प्रथम सामान्य विधा की आवृत्ति के लिए ω1 स्क्वायर इक्वल टू ω0 स्क्वायर इक्वल टू G/L होगा। अब हम दोनों दोलकों को उनकी माध्य स्थिति से एक दूसरे से विपरीत दिशा में विस्थापित करें तो हमें कि जैसा कि पिछली टर्न पे हमने बताया था उस आधार पर प्रदर्शित किया जा सकता, अर्थात एक को एक दिशा में विस्थापित करते हैं, दूसरे दोलक को उसको विपरीत दिशा में प्रदर्शित करते हैं और प्रत्येक दोलक सरल आवर्त गति करता है जो एक दूसरे की विपरीत कला में होंगे और उनकी आवृत्ति पहले की दोलक की आवृत्ति की दूसरी कंपन विधा होती है तथा इससे संबंधित आवृत्ति द्वितीय सामान्य विधा कहलाती है और इसका मान होगा ω2 इक्वल टू G/L प्लस 2k/m स्क्वायर रूट इज इक्वल टू ω0 स्क्वायर प्लस 2ωc स्क्वायर अंडर द रूट और ω0 स्क्वायर इक्वल टू G/L और ω c स्क्वायर इक्वल टू k/m होता है। अब है मिश्रित विधाओं में गति तथा क्षणिक व्यवहार, अर्थात मोशन इन मिक्स्ड मोशन एंड ट्रांजिएंट बिहेवियर। एनर्जी एक्सचेंज एक निकाय से दूसरे निकाय में किस प्रकार एनर्जी का एक्सचेंज होता है। क्योंकि किसी भी निकाय को विभिन्न प्रकार से हम गतिमान कर सकते हैं, इसलिए उस निकाय की सामान्य गति को उसकी सभी संभावित विधाओं के अध्यारोपण के रूप में हम हमेशा ज्ञात किया जा सकता है। जैसे युग्मित दोलक की दो समान आवर्ती दोलकों की सामान्य गति को उनकी सामान्य विधा अध्यारोपण के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है और इनका हल इस प्रकार है। माना x इक्वल टू x0 cos ऑफ ω1t प्लस φ1 और y इक्वल टू y0 cos ऑफ ωt प्लस φ2। यहाँ x0 और y0 दोनों कंपन विधाओं के आयाम है तथा φ1 और φ2 इनके कला नियतांक है या
इनके फेस कोफिशेंट्स हैं। यहाँ पर x इक्वल टू x1+2 है और y इक्वल टू x1 माइनस x2 है। देयरफॉर x1 इक्वल टू हाफ ऑफ x प्लस वाई और x2 इक्वल टू हाफ ऑफ x माइनस वाई। अब समीकरण 17 और 18 को हम 15 और 16 में रखें तो हमें प्राप्त होगा x1 इक्वल टू हाफ ऑफ x का मान प्लस y का मान और x2 इक्वल टू हाफ ऑफ x का मान माइनस y का मान। अब इन दोनों समीकरणों से ज्ञात होता है कि x1 व x2 के मान दो सामान्य या सामान्य निर्देशांकों के रेखीय संयोजन या अध्यारोपण से प्राप्त होते हैं। सरलता के लिए हम मान लें x0 इक्वल टू y0 इक्वल टू 2a है और तथा इनकी प्रारंभिक कलाएँ phi1 और इज इक्वल टू phi2 इज इक्वल टू 0 है। इस प्रकार इस समीकरण को हम निम्न रूप में लिख सकते हैं। x1 इक्वल टू a cos ऑफ ω1t प्लस y a cos ऑफ ω2t, x2 इक्वल टू a cos ऑफ ω1t माइनस a cos ऑफ ω2t। अब इन दोनों को हल करें तो x1 इक्वल टू a cos ऑफ ω1t प्लस cos ऑफ ω2t इज इक्वल टू 2a cos a प्लस cos b का हम फॉर्मूला लगाएंगे तो ये आएगा 2a cos ऑफ हाफ ω2 माइनस ω1t cos ऑफ हाफ ω1 प्लस ω2 इंटू टी और x2 इज इक्वल टू a cos ऑफ ω1t माइनस cos ऑफ ω2t। इसको हम cos a माइनस cos b का फॉर्मूला लगाएंगे जो कि ये होता है माइनस 2a साइन ऑफ हाफ ω1 माइनस ω2t साइन ऑफ हाफ ω1 प्लस ω2t। इन दोनों समीकरणों से प्रदर्शित करते हैं कि प्रत्येक दोलक की गति जहाँ वक्रीय या साइनोसॉइडल होती है क्योंकि इनके साइन और कॉस टर्म्स ये बताती हैं कि ये साइन और कॉस की टर्म में होंगी तथा इनकी दोलन आवृत्ति ω1 प्लस हाफ ऑफ ω1 प्लस ω2 होती है। लेकिन x1 का मांडुलित आयाम 2a cos ऑफ हाफ ω1 माइनस ω2t और x2 का मांडुलित आयाम माइनस 2a cos ऑफ ω1 माइनस ω2t होगा इज इक्वल टू 2a cos ऑफ हाफ ऑफ ω1 माइनस ω2t माइनस π/2 होता है। अतः दोनों मांडुलित आयामों के बीच जो कालांतर है वो π/2 या मांडुलन काल का 1/4 होगा। अतः x1 व x2 का मान समय के फलन के रूप में हम निम्न प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। x1 की जो डायरेक्शन है वो इस तरह से होगी और x2 की डायरेक्शन इसके जहाँ मैक्सिमा होगा वहाँ इसका मिनिमा होगा, जहाँ मिनिमा है वहाँ मैक्सिमम होगा। मांडुलित आयाम के बीच कालांतर होने के कारण दोनों के बीच में ऊर्जा का आदान प्रदान की प्रक्रिया होती है। इस प्रकार के मांडुलन काल में 1/4 अंतराल में जब एक दोलक का मांडुलित आयाम कम होता है तो दूसरे दोलक का मांडुलित आयाम बढ़ता है। इस प्रकार एक दोलक से दूसरे दोलक में ऊर्जा का विनिमय होता है। अगले 1/4 आवर्तकाल में के अंतराल में यह परिस्थिति पहले से विपरीत हो जाती है और ऊर्जा का संचरण पहले से विपरीत दिशा में होने लगता है। यह प्रक्रिया लगातार दोहराई जाती है और ऊर्जा का पूर्णतः आदान प्रदान तभी संभव होता है जबकि दोनों दोलकों के द्रव्यमान बिल्कुल समान हो तथा ω1 प्लस ω2 अपॉन ω2 माइनस ω1 का अनुपात एक पूर्ण संख्या हो। तो ऊर्जा का विनिमय एक दोलक P1 से दूसरे दोलक P2 को होता है तथा पुनः ऊर्जा दोलक P2 में आती है और इस पूर्ण चक्र को एक विस्पंद कहते हैं। विस्पंद काल क्या होता है? एक चक्र में जब ऊर्जा एक दोलक से दूसरे दोलक में जितनी ऊर्जा उसकी पहले थी उतनी उसकी बाद में होगी और व्युत्क्रम की जो विस्पंद का इसका जो व्युत्क्रम होता है वो इसकी विस्पंद आवृत्ति या बीट फ्रीक्वेंसी कहलाती है।
तो विस्पंद क्या होता है? जब दोलक एक पूर्ण एक दोलक एक चक्र में एक दोलक से दूसरे दोलक में ऊर्जा का हस्तांतरण करता है और वापस वो ऊर्जा उसी दोलक में आ जाती है, तो उसको हम एक विस्पंद कहते हैं। अब है टोटल एनर्जी। उपरोक्त दोनों दोलकों की कुल ऊर्जा उनकी गतिज ऊर्जा व स्थिर ऊर्जा के योग के बराबर होगी, अतः टोटल एनर्जी इज इक्वल टू दोलकों की कुल गतिज ऊर्जा प्लस कुल स्थिर ऊर्जा। ई कुल इज इक्वल टू ई गतिज प्लस ई स्थिर। अब गतिज ऊर्जा क्या होती है? हाफ mv²। तो पहले दोलक की गतिज ऊर्जा हुई हाफ mv1² और दूसरे दोलक की गतिज ऊर्जा हुई हाफ mv2²। तो दोनों का योग हुआ हाफ m1² प्लस हाफ v2²। यहाँ p1, अब v1 और v2 p1 और p2 दोलकों के वेग हैं। अब स्थिर ऊर्जा क्या होगी? जो स्प्रिंग की स्थिर ऊर्जा है वो होगी तो हाफ kx1 माइनस x2²। अतः युग्मित दोलक की कुल ऊर्जा होगी हाफ m1v1² प्लस हाफ m2v2² माइनस हाफ x1 माइनस x2²। इसको हम और सिंप्लीफाई कर लें तो हमारे पास आएगा हाफ m1v1² प्लस हाफ kx2² प्लस हाफ kx1² प्लस हाफ mv2² प्लस हाफ kx2² माइनस kx1 x2। यहाँ पर प्रथम पद में केवल x1 है और द्वितीय पद में केवल x2 है। x1 और x2 दोनों पर निर्भर करता है और इस प्रकार टोटल एनर्जी E प्लस EP1 प्लस E प्लस EP2 प्लस EP12, पहले दोलक की कुल ऊर्जा प्लस दूसरे दोलक की कुल ऊर्जा प्लस दोनों दोलक की युग्मित ऊर्जा, ये हमारी टोटल एनर्जी होगी।